चलिए आइए आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का ये मेरा चौथा लेक्चर है। जैसे कि मैंने मध्यकालीन भारत जब शुरू किया था, आप जानते ही हैं मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और बाकी सब डिटेल आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मध्यकालीन भारत के बारे में कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ तो फिर मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम के पास कौन आया? अलौकिदीन आया, सुबुक्तुद्दीन आया। फिर उसके बाद जो गजनी साम्राज्य था उसका पतन होने की कगार के बाद एक नया साम्राज्य उभर के सामने आया वहीं पे। तो वो कौन सा था? गौरी साम्राज्य। कौन था? गौरी साम्राज्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और थोड़ा बहुत मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो कहानी है मैं आपको बताते हुए चलूंगा, उसको आप समझते हुए चलिएगा और बाकी सब जो फैक्ट है उसको आप नोट करिएगा। ठीक, तो चलिए आरएम गुरु में आपका स्वागत है और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ कार्यक्रम कर दूंगा तो आप इस पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना नहीं है कहानी की तरह कि शासन किया मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे इस जगह पे ऐसे इस समय तक शासन किया। इसी तरीके के क्या बनाने हैं? सिनॉप्सिस बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद गौरी की शुरुआत। देखिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक कब बनता है? एक तुर्की आक्रमणकारी था। कौन था ये? एक तुर्की आक्रमणकारी था। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या था? अरबी आक्रमणकारी था कि तुर्की आक्रमणकारी था? तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या था? तुर्की आक्रमणकारी था। पहला क्वेश्चन ये बन गया। ठीक, और गजनी साम्राज्य का शासक ये कब बनता है? 1173 में, यानी कि 1173 ईस्वी में। ये ईस्वी याद रखिएगा, ये ईस्वी है, ईस्वी 1173 ईस्वी में ये कहाँ का शासक बनता है? गजनी का शासक बनता है। ठीक, और ये कहाँ से प्रवेश करता है भैया? ठीक, ये प्रवेश कहाँ से करता है? खैबर दर्रे से आक्रमण करता है और 1175 में प्रथम आक्रमण कहाँ करता है? मुल्तान पे करता है। ठीक, इतनी बातें आप याद रखिए। सबसे पहली बात, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपको बुक में देखने को मिलेगा मोहम्मद गौरी। कभी कभी पूछ लेता है कि भैया मोहम्मद गौरी का पूरा नाम बताइए, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था। कब ये गजनी का शासक बना? ये गजनी का शासक दोस्तों बनता कब है? 1173 में ये गजनी का शासक बनता है। ठीक, 1173 में ये गजनी का शासक बनता है और खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश करता है। और प्रथम आक्रमण कहाँ करता है? प्रथम आक्रमण ये जो करता है ये मुल्तान पे करता है। कहाँ करता है दोस्तों? प्रथम आक्रमण ये मुल्तान पे करता है। फिर उसके बाद इसने आक्रमण करने के बाद किया क्या? इसने तो शासन किया यहाँ पे और धन भी लूटा। दोनों पहले जो शासक आया करते थे, जो मैंने आपको बताया था गजनबी के बारे में, वो लूटपाट करते थे, लूट के चले जाते थे। लेकिन ये क्या करने आया था? शासन भी किया और प्लस लूटपाट भी किया, दोनों काम किया। ठीक, फिर उसके बाद इसके प्रमुख जो आक्रमण, इसके 4 प्रमुख गुलाम भी थे। ठीक, आक्रमणों से पहले मैं अब इनके गुलामों के बारे में बता दूंगा। जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके फिर आप इब्राहिम लोधी के पतन तक, तब मैं आपको इसके बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन इसके 4 जो गुलाम थे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, उनके 4 गुलाम थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। यल्दौज था दूसरा गुलाम, और तीसरा था कुबाचा, और चौथा था आपका कौन? चौथा था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। चलिए धीमे धीमे चलते हैं, नहीं समझ में आया फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक भैया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। ठीक, इन्हीं गुलामों ने बाद में चल के शासन किया। इनमें से एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। आगे हम इसके बारे में उसके बाद का जो लेक्चर आएगा ना, वो दिल्ली सल्तनत पे ही आएगा। एशियन से थोड़े बहुत क्वेश्चन कम आने लगे हैं आजकल एग्जामों में, तो मेडवल या मॉडर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है कि इसके 4 गुलाम थे। 4 गुलाम को याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, इसके 4 गुलाम थे। क्वेश्चन देखिए पूछेगा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कौन से गुलाम नहीं थे, ऐसे पूछ सकता है। या आपको पूछ लेगा कौन कौन से गुलाम थे, 3 तो दे देगा और चौथा उपयुक्त सभी दे देगा। आपको आंसर पता रहेगा तभी ना आप टिक लगाओगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आक्रमण इसने कहा किया भैया? मुल्तान पे किया। ठीक, पहला आक्रमण 1178 में इसने किया। कहाँ पे? गुजरात के पास आक्रमण किया। वहां पे शासक कौन था? भीम द्वितीय था। पहला आक्रमण करते हैं भैया, बहुत खुशी खुशी में आते हैं लेकिन हार जाते हैं। ठीक, कौन हराता है इनको? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय एक राजा रहते हैं, गुजरात पे आक्रमण करता है, माउंट टापू का युद्ध उसको कहा जाता है, और भीम द्वितीय हरा देते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। भैया इनका मुंह बन जाता है, थोड़े निराश हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? कुछ दिन बाद फिर प्रयत्न करते हैं।
10-12 साल बाद फिर क्या करते हैं, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है इनका। किसके साथ होता है याद रखिएगा, तराइन। बहुत ज्यादा चर्चा में सुने होंगे तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय। तो होता क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध इसने किसके साथ किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया। ठीक, तराइन का प्रथम बैटल पूछता है कि तराइन का प्रथम बैटल किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था तराइन का प्रथम बैटल, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ओ ये पृथ्वीराज तृतीय थे, याद रखिएगा। ये जो युद्ध लड़े थे ना, पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे भी करके ऑप्शन दे देगा कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने जो युद्ध लड़ा था तराइन का प्रथम, वो कौन से पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज प्रथम थे, पृथ्वीराज द्वितीय थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वीराज तृतीय थे। और जीतता कौन है भैया, जीता थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। विनर हो जाते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। अब भैया दो अटेम्प्ट तो खराब गया इनका। पहला अटेम्प्ट किए, यूपीएससी भरे 2019 में, वो नहीं निकला। 2020 में भरे, वो नहीं निकला। हम एक कहानी आपको बता रहे हैं उसी तरीके से। तो होता क्या है, 2 अटेम्प्ट इनका खराब हो जाता है, लेकिन ये हार नहीं मानता है। अगला कहता है अब तो आर या पार, अब तो कुछ न कुछ हम करके ही रहेंगे। तो भैया प्रयत्न करता है, एक आध साल बाद आकर फिर से आक्रमण करता है। किसको, जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं उस समय अपने क्या नाम है, क्या बोलते हैं कि जीत में मगन थे, उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं थे और उतनी सेना को तैयार नहीं किए थे, जस्ट मना देते। 1 साल बाद आक्रमण करता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यही विजय उसकी क्या बनती है, शासन करने का कारण बनती है। यही जो उसकी विजय रहती है ना, ये उसके भारत पे शासन करने की वजह बनती है। ये जो आप देख रहे हैं तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर 1 साल बाद फिर से वो आक्रमण करता है। कौन, 1 साल बाद भैया फिर से आक्रमण करता है। कौन, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। याद रखिएगा, पूछता है तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, दोनों तरफ के बैटल किसके साथ हुआ था, ये भी पूछता है। भैया तराइन तो जीत लिए, शासन तो करने लगे। अब फिर एक और युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध लड़ते हैं, राजा जयचंद के साथ। राजा जयचंद के साथ युद्ध लड़ते हैं मोहम्मद गौरी वर्सेस कौन, राजा जयचंद 1194 में। और इसमें भी पतन हो जाता है किसकी, राजा जयचंद की, और विजय हो जाते हैं कौन, मोहम्मद गौरी। तो ये जो मोहम्मद गौरी की कहानी थी ना, आप इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, गजनी के शासक कब बना, किसके साथ युद्ध लड़ा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा। ये भी पूछ सकता है कि इसके 4 गुलाम कौन थे। ये भी पूछ सकता है ये गजनी का शासक कब बना। अब ये एक और क्वेश्चन बनते हैं कि ये भैया मुस्लिम शासक था, लेकिन अपने मालूम है अपने सिक्कों पे इसने लक्ष्मी देवी के सिक्के चलवाए। मतलब जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, इसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवा के, ठीक, मान लीजिए ये भगवान है, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवा के इस पे सिक्के चलवाए। थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन यही सत्य है। यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि लक्ष्मी जी के सिक्के किसने चलवाए। अपने सिक्कों पे अंकित किया हुआ किसका चित्र था, लक्ष्मी जी का। अपने सिक्कों पे किसका अंकित करके चित्र चलवाया था, लक्ष्मी जी का। ठीक, और फिर 1206 में गोखरे द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, 1206 में गोखरे द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इनका ये गुलाम क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, यानी कि इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है। अब इतनी बातें थी जो आपको इसके बारे में जाननी है। किसके बारे में, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। अब इसके समय में 4 विश्वविद्यालय भी थे। विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्रथम विश्वविद्यालय अगर कोई था तो तक्षशिला था। वो याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम और सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तक्षशिला था। विश्व का प्रथम और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था। दूसरा आप सुने होंगे बिहार के राजगीर में है नालंदा, जिसको ध्वस्त कौन किया था, यही बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी बाद में चल के नालंदा को ध्वस्त करेगा। अभी नालंदा में पढ़ाई होती है, आधुनिक युग की पढ़ाई होती है, आधुनिक युग की पढ़ाई होती थी। पहले तो देखने लायक शकल नहीं था, लेकिन अब से जब से नीतीश का कार्यकाल आया है उसका काफी विकास हुआ है। मोदी जी ने भी उसमें काफी सहयोग किया है। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक कौन था, कुमारगुप्त। याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है, बिहार के भागलपुर में है। कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर में। कौन बनवाया था, धर्मपाल। क्या कौन बनवाया था, धर्मपाल। ये देखिए कौन बनवाया था, धर्मपाल। नालंदा कहाँ है, नालंदा कहाँ पे है, नालंदा आपका है बिहार के राजगीर में। और विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर। कहाँ पे है, भागलपुर में है। भागलपुर भी कहाँ है, बिहार में। किसने बनवाया था, धर्मपाल ने।
अब पूछे लो भैया तक्षशिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में है यार। कहाँ पे है? तक्षशिला पाकिस्तान में। एक और विश्वविद्यालय था जो फेमस था काफी, गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय। गुजरात में एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। ये सब जो थे उस समय के प्राचीनतम विश्वविद्यालय उस समय स्थापित थे, जिसपे आगे चल के आक्रमण होते हैं। कौन करता है? मुस्लिम ही करते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको जाननी थी मध्यकालीन भारत के मोहम्मद गौरी के बारे में। इसके बाद का जो हमारा जो लेक्चर आएगा वो दिल्ली सल्तनत पे आएगा। दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलाब। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है कि आप भी काफी थोड़ा पढ़ के आएंगे, कि इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे बताने में भी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी का शासक बनता है। ठीक, फिर उसके बाद वहां पे खैबर प्रदेश प्रवेश करता है। 1175 में प्रथम आक्रमण करता है मुल्तान पे। ठीक, फिर उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति करना, शासन करना। 1178 में गुजरात में आक्रमण करता है, भीमदेव द्वितीय से हार जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके 4 गुलाम रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज को बादशाह बख्तियार खिलजी। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। राजा जयचंद के साथ। वो कौन सा युद्ध लड़ता है गौरी? ये युद्ध भी हार जाता है। कौन? इसको चंदावड़ का युद्ध बोलते हैं। और 1194 में ये युद्ध होता है और ये भी गौरी जीत जाता है। फिर उसके बाद इसके समय में 4 प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय थे। कौन थे? नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था और वल्लभी था। ठीक, फिर इसके बाद क्या था? इसने अपने सिक्कों पे लक्ष्मी जी के अंकित किए हुए सिक्के चलवाए थे। और इसके बाद की अगर कोई कहानी बचती है तो वो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसके बाद होता क्या है। बस एक कहानी अब याद कर लीजिएगा, इसके आगे आप थोड़ा पढ़ के आइएगा ताकि आप भी रिस्पॉन्स दे सके, कमेंट कर सके। देखिए मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। गुलाब खिले तुम सैर कर लो। इतने वंश के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, इतने वंश के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसका मतलब आप सोच रहे होंगे भैया गुलाब खिले तुम सैर कर लो, तो इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? गुलाम वंश। ठीक, फिर उसके बाद लोधी वंश, गुलाम वंश। फिर उसके बाद खिलजी वंश। ठीक, फिर उसके बाद तुगलक वंश। फिर उसके बाद सैयद वंश। फिर उसके बाद लोधी वंश। इनके बारे में हमें 5 के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिजर खां और लोधी वंश बहलोल लोधी। इसके बाद हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा ना तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, वंश याद करने की ट्रिक है। 5 वंश पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में हम लोग। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाब खिले तुम सैर कर लो। धन्यवाद।